हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है एजुकेशन 4 में वो है लॉर्ड आकलैंड की शिक्षा नीति 1839। ठीक है, तो आज हम लोग लॉर्ड आकलैंड की शिक्षा नीति को पढ़ेंगे कि इसने अपने शिक्षा नीति में क्या क्या कहा। ठीक है, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉर्ड मैकाले 1835 की शिक्षा नीति को पढ़ा था, या लॉर्ड मैकाले का जो ब्यूरो पत्र उसने दिया था तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ऑकलैंड था जब ये आता है तो ये किस तरीके का परिवर्तन करता है उस समय शिक्षा नीति में। ठीक है, तो देखिए 1833 में तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल बनकर भारत तो आ जाता है। ठीक है, और 1835 में लॉर्ड मैकाले आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्राच्य पाश्चात्य का विवाद 1813, 1833 और 1835 में भी चलता है। ठीक है, लेकिन जब ऑकलैंड आते हैं तो ऑकलैंड भी इस शिक्षा के लिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद को लेकर अपने विचार को देते हैं और कुछ ऐसी घोषणाएं करते हैं जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब 1835 में लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो यानी 1835 में लॉर्ड ऑकलैंड क्या था, भारत का गवर्नर जनरल बनकर आ गया था, तो उसके सामने शिक्षा संबंधी दो समस्याएं थी। ठीक है, शिक्षा संबंधी कौन सी समस्याएं थी, दो देखते हैं। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का निस्तारण और शिक्षा की नीति का निर्धारण। ठीक है, पहला तो ये था प्राच्य जो पाश्चात्य विवाद है उसको खत्म कैसे किया जाए, और दूसरे की शिक्षा की नई नीति में क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब कौन से पॉइंट को रखना चाहिए कि ये विवाद भी खत्म हो जाए और शिक्षा भी अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चले। आगे देखिए, उसने सर्वप्रथम प्राच्य पाश्चात्य विवाद के कारणों का अध्ययन किया और उसके बाद उसको समाप्त करने का उपाय खोजे। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि प्राच्यवादियों का मुख्य विरोध इसलिए है कि प्राच्यवादी शिक्षा के लिए अपेक्षाकृत कम धनराशि दी जाती थी। यानी जब वो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अध्ययन कर लेता है तो उसको ये समझ में आता है कि जो प्राच्यवादी जो शिक्षा है इस पे कहीं ना कहीं जो धनराशि है क्या है, वो कम दी जा रही है। तो अतः उसने प्राच्यवादी शिक्षा के लिए क्या किया, अतिरिक्त 31,000 रुपया प्रतिवर्ष क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया या उसमें जोड़ दिया। ठीक है, अब प्रश्न था पाश्चात्यवादी जो विदेशी शिक्षा थी, पाश्चात्यवादी को संतुष्ट करने का। तो उसने पाश्चात्यवादी शिक्षा की व्यवस्था के लिए क्या किया, 1,00,000 रुपया प्रतिवर्ष देना मंजूर किया। ठीक है, देखिए प्राच्य के लिए उसने 31,000 प्रतिवर्ष मंजूर किया और पाश्चात्य के लिए 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष देना मंजूर किया। किसने, लॉर्ड ऑकलैंड ने। कब, 1839 में। ठीक है, आगे देखिए, अब दूसरी समस्या थी शिक्षा की नीति निर्धारण की। ठीक है, यानी जो दूसरी समस्या थी उसके सामने ये थी कि अब शिक्षा का जो निर्धारण करना है, शिक्षा को जो हमें सुचारू रूप से चलाना, तो इसमें कौन कौन सी पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस संदर्भ में वह मैकाले के विचारों से प्रभावित था। यानी कि जो मैकाले ने विचार दिया था कहीं न कहीं उससे क्या था, ऑकलैंड बहुत प्रभावित था। उसने क्या किया, निस्यंदन सिद्धांत का समर्थक था, या उसने निस्यंदन सिद्धांत को अच्छा माना। ठीक है, अतः उसने 24 नवंबर 1839 को अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की। यानी कि उसने जब मैकाले के निषेधन सिद्धांत को पढ़ा और समझा कि क्या चीज इसमें कहा गया है, तो फिर वो क्या करता है, 24 नवंबर 1839 को अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कर देता है। देखिए इसमें ये क्या कहता है कि सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्ग के व्यक्तियों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहने चाहिए, जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश समय है, जिनकी संस्कृति छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगी। ठीक है, यानी सिंपल सा था ये चीज कि मैकाले ने भी यही कहा था कि उच्च वर्ग को अगर शिक्षा दिया जाएगा। मैकाले का क्या कहना था कि हमारी ब्रिटिश सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि जन जन को शिक्षित किया जाए, तो उसने क्या किया कि एक मतलब उच्च वर्ग को शिक्षा यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि अंग्रेजों को तो पता था कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था या वर्ग व्यवस्था है, तो यहाँ पे क्यों ना हम लोग उच्च वर्ग को शिक्षित करें, तो उनके द्वारा शिक्षा जन जन तक आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनका फूट डालने का भी एक वो था कि यहाँ पर हमको अगर वर्ग हम लोग बना देंगे तो यहाँ पर हम लोग शासन आसानी से करते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, साथ ही उसने प्राच्यवादियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के लिए निम्नलिखित घोषणाएं और की। तो जब ऐसी बातें हुई तो प्राच्यवादी भी हल्ला मचाना शुरू कर दिए, मतलब कि हमें भी
शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं सुविधा चाहिए। तो इसके लिए फिर आकलन क्या कहते हैं, देखिए जो घोषणा करते हैं, पहला पॉइंट, प्राच्य विद्यालयों को यथावत चलने दिया जाएगा और उनको आर्थिक अनुदान यथावत दिया जाता रहेगा। यानी जो प्राच्य विद्यालय पहले से चल रहे हैं उसे बंद नहीं किया जाएगा, वो चलता रहेगा और उसमें जो पैसे दिए जा रहे हैं वो लगातार दिया जाता रहेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, प्राच्य शिक्षा के लिए अतिरिक्त धनराशि 31,000 रुपया प्रतिवर्ष मंजूर की गई है। ठीक है। उसे प्राच्यवादी शिक्षा के प्रसार और प्राच्य पुस्तकों के प्रकाशन पर व्यय किया जा सकेगा। ठीक है। यानी जो 31,000 रुपये जो दिया गया है वो क्या है, प्राच्यवादी की शिक्षा के प्रसार और प्राच्य पुस्तकों के प्रकाशन पर खर्च करने के लिए दिया गया है, वो इस पे खर्च कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही यदि प्राच्य विद्यालय अपने अंदर पाश्चात्य विषयों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराना चाहें तो वे इस धनराशि को उस मद पर भी व्यय कर सकते हैं। यानी उसका ये भी कहना था कि अगर प्राच्यवादी चाहते हैं कि उनके विद्यालय में या मतलब अंग्रेजी शिक्षा दी जाए तो उस पे भी अपने सुविधानुसार धन को व्यय कर सकते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राच्य विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानजनक पर्याप्त वेतन दिया जाएगा। यानी जो प्राच्य विद्यालय था उसमें शिक्षकों को जो सम्मानजनक वेतन दिया जाता था वो वेतन उन्हें वैसे ही दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, प्राच्य विद्यालयों में पढ़ने वाले 25% छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाएगी। जो प्राच्य विद्यालय हैं तो प्राच्य विद्यालयों में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो जिनको मतलब जरूरत है उस तरीके की पैसे की या पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं 25% छात्रों को क्या किया जाएगा, छात्रवृत्तियां देने का भी एक प्रावधान निकाला, यानी इसने अपने घोषणा में रखा आकलैंड ने। ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, निस्यंदन सिद्धांत और आकलैंड की शिक्षा नीति का प्रभाव। देखिए जो आकलैंड ने अपनी घोषणा की तो इसका प्रभाव क्या दिखा, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो पहला है, देखिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत। यानी जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जो अंत चल रहा था उसको कहीं ना कहीं आकलैंड क्या करता है, समाप्त करता है। ठीक है। जैसे प्राच्य को 31,000 अतिरिक्त देकर विद्यालयों को वैसे ही चलने दिया जाए और वहां के शिक्षकों को वैसे ही वेतन दिया जाए, और पाश्चात्य में 1,00,000 रुपए को उसने जोड़ दिया, और प्राच्य में कहीं न कहीं उसने क्या कहा कि अगर चाहते हैं प्राच्यवादी तो अंग्रेजी शिक्षा को भी वो अपने इस विद्यालय में चला सकते हैं। तो ऐसे करके कहीं न कहीं उसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किया। दूसरा क्या किया, अंग्रेजी प्रणाली की उच्च शिक्षा का प्रसार। यानी जो अंग्रेजी प्रणाली, अंग्रेजी शिक्षा थी, इसको क्या कर दिया, उच्च शिक्षा का प्रसार, यानी कि इसको आगे के कॉलेजों में भी इसको पढ़ाए जाने का प्रसार कर दिया। तीसरा क्या है, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को सरकारी नौकरियों के अवसर। यानी इनका ये कहना था ब्रिटिश सरकार का, जो भी भारतीय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेंगे उनको सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, यानी उनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग का निर्माण। देखिए भारत में क्या हुआ, मैकाले का यही था कि निस्यंदन सिद्धांत, यानी उच्च वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो सिंपल सी चीज है कि फिर भारत में क्या होता है कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग का एक अलग वर्ग बन जाता है, एक निर्माण हो जाता है उनका। ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेज भक्त और राष्ट्रभक्त दोनों प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण। देखिए मैकाले का यही कहना था कि हमें कुछ ऐसे भारतीय चाहिए जो कि तन से तो भारतीय हो लेकिन मन से वो अंग्रेज हो। ठीक है। तो कुछ भारतीय उस समय ऐसे थे जो कि अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कराने के लिए अंग्रेजों की कई सारी बातों को मानना या कुछ बातों को वहां पे जाके बताना, ये सब भी चीजें थी। और उसी समय राष्ट्रभक्त यानी कि कुछ भारतीय ऐसे थे जो कि अपने राष्ट्र के हित में चीजों को सोचते थे। तो कहीं ना कहीं दो वर्ग का ये भी निर्माण हुआ, एक तो अंग्रेज भक्त का हुआ निर्माण, एक राष्ट्र भक्त, दोनों प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण उस समय हुआ जब आकलैंड अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, वर्ग संघर्ष की शुरुआत। यानी कि स्वाभाविक सी चीज है कि जब इस तरीके की चीजें होगी तो वर्ग संघर्ष तो होगा ही। ठीक है। तो जब मैकाले और आकलैंड का जब ये चीजें था कि उच्च वर्ग से शिक्षा जनसाधारण तक पहुंचेगी, तो उस समय काफी चीजें विवादपूर्ण हो गई थी, तो उस समय वर्ग संघर्ष की भी शुरुआत हो गई थी। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट,
शिक्षा ऊपर से नीचे पहुंचने का स्वप्न चूर। जब वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई तो काफी मनमुटाव और विचार विमर्श चलने लगा। तो उस समय जो आकलैंड का जो ये था कि शिक्षा को इस तरीके से दिया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसका ये सपना क्या हो जाता है, स्वप्न चूर हो जाता है। और कहीं ना कहीं फिर इससे कुछ भारतीय विद्वान ऐसे होते हैं जो कि इनकी अंग्रेजों की नीति को अच्छे से समझ जाते हैं कि ये लोग यहाँ पर फूट डालो और राज करो वाला तरीका अपना रहे हैं। चलिए अच्छा, इसको आगे पढ़ते हैं, देखिए इसका परिणाम क्या होता है। अतः कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि निस्यंदन सिद्धांत अपने में त्रुटिपूर्ण था। यानी कुल मिलाकर क्या था, निस्यंदन सिद्धांत एक त्रुटिपूर्ण था, यानी इसकी आलोचना कुछ भारतीय किए थे। ठीक है, इस सिद्धांत पर आधारित आकलैंड की शिक्षा नीति एक धोखा थी। यानी इस सिद्धांत पर आधारित जो आकलैंड ने अपनी नीति शिक्षा नीति की घोषणा की, वो भी क्या था, एक धोखा था, वो भी सही घोषणा नहीं थी। ठीक है, इसने देश में अनेक प्रकार के वर्ग उत्पन्न कर दिए। यानी कि जो ये निस्यंदन सिद्धांत रहा और जो आकलैंड की शिक्षा नीति थी, ये कहीं न कहीं देश में अनेक प्रकार के क्या कर दिए, वर्ग को उत्पन्न कर दिए। पहला तो क्या, एक उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का जो अपने को सभ्य और सुसंस्कृत मानते थे। यानी जो भारतीय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर लेते थे उस समय, वो अपने आप को क्या मानते थे, सभ्य और सुसंस्कृत मानते थे। ठीक है, वहीं उसके अपोजिट दूसरा जो उच्च शिक्षा से वंचित व्यक्तियों का जो समूह था, वो क्या था, अपने को हे समझते थे। ठीक है, कि उनको शिक्षा इस तरीके से नहीं मिल पा रही, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसी चीजें होती है तो उच्च वर्ग और इधर उच्च शिक्षा से जो वंचित व्यक्ति होते हैं, इन दोनों में आपस में ही मनमुटाव हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यानी आपस में मनमुटाव हो जाता, तो अंग्रेज भी यही चाहते थे कि भारतीयों को आपस में हमें लड़ाना है और आपसी इन लोगों में मनमुटाव बना रहे, जिससे कि हम लोग यहाँ पर अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहें और हम लोग अपना शासन करते रहें। ठीक है, आगे देखिए, एक सरकारी नौकरियों में कार्यरत व्यक्तियों का जो अपने को शासन समझते थे। यानी एक जो सरकारी नौकरी में आ गया तो अपने आप को बहुत पावरफुल समझता था और वो मतलब अपने आप को शासित समझता था। ठीक है, तो ऐसी भी भावना उस समय थी। दूसरा क्या था, ऐसी भावना थी क्या, ऐसी भावना मैकाले और आकलैंड ने उत्पन्न कर दिया था भारतीयों के अंदर। दूसरा क्या है, दूसरा गैर सरकारी व्यक्तियों को जो अपने को शासित समझते थे। यानी जो नौकरी में नहीं थे, जो गैर सरकारी थे, वो क्या थे, उनको लगता था कि ये जो शासित हैं वो हमारे ऊपर क्या है, मतलब जो शासन करते हैं या जो नौकरी में है, तो वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए अपने आप को ये शासित समझते थे। तो हो गया ना, यहाँ पे भी देखिए दो वर्ग का हो गया, और एक अंग्रेज वर्ग और एक राष्ट्र वर्ग। तो कई सारे वर्ग उस समय बन गए थे इस शिक्षा नीति के बाद। ठीक है, देखिए और आगे देखिए, और जहां वर्ग भेद हो वहां वर्ग संघर्ष होना स्वाभाविक है। यानी जहां पे इस तरीके की भेदभावना होगी, जहां पे वर्ग संघर्ष मतलब वर्ग जैसे बटेगा, तो वहां पे वर्ग संघर्ष होना स्वाभाविक है। ठीक है, आगे देखिए, इस शिक्षा के एक वर्ग भेद और उत्पन्न हुआ, अंग्रेज भक्त और राष्ट्र भक्त। इसको हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। तो अंग्रेज भक्त और राष्ट्र भक्त भी उत्पन्न हुआ। तो इसमें एक चीज देखा गया कि जो भारतीय विद्वान थे, वो कहीं ना कहीं ये चीजों को, अंग्रेजों की कूटनीति को समझने लगे थे, और इसका ही ये परिणाम हुआ कि बाद में हमारे भारतीय विद्वानों के द्वारा ही जो ये पक्षपातपूर्ण शिक्षा नीति इन लोगों ने, अंग्रेजों ने बनाया था, तो इसका सुपरिणाम ये निकला कि इन लोगों की नीतियों को समझने के बाद हमारे यहाँ जो भारतीय विद्वान थे, वो इनके हर नीति को समझते हैं और समझने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को संभालते हैं। और आज एक समय ये है कि हम और आप स्वतंत्र देश में आज हैं, और ये हमारे यहाँ के जो भारतीय विद्वान हैं उन्हीं की देन है। तो सिंपल सी चीज है कि जो मैकाले, आकलैंड या जो भी अंग्रेज थे, तो इनकी कूटनीति यही थी कि फूट डालो और राज करो। ठीक है, तो इन्होंने क्या शिक्षा, मतलब पहला तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अपनाया, दूसरा यहाँ पे धर्म प्रचार प्रसार, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके द्वारा ये यहाँ पर शासन करना चाहते थे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को आकलैंड की जो शिक्षा नीति है वो समझ में आया होगा, और जो ना समझ में आया वो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।